नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 521 यूनिट 1 पीडीपीटी अर्थात ब्रिज कोर्स का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक देखने वाले हैं। यह जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आने वाला है या सकता है, इसलिए इसे आप सभी ठीक ढंग से देख लें। प्रश्न है, हंटर कमीशन की अनुशंसाओं की विवेचना करें। हंटर कमीशन के बारे में हम सभी को बातें करना है। हंटर कमीशन का क्या क्या अनुशंसा था, इसके बारे में हमें बात करना है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपका 521 से लेकर 524 तक के पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने वाला हूं। यहां पर आपको सभी का वीडियो मिलेगा, इसलिए यदि आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं सभी वीडियो का तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें। चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं हंटर कमीशन के बारे में। सन 1854 में वुड का घोषणा पत्र लागू किया गया, जो 25 वर्षों तक चला। इसका प्रभाव भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। दोस्तों, 1854 में वुड का घोषणा पत्र, जिसको हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, यह लागू हुआ और यह आपका 25 वर्षों तक चला। वुड का घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा व्यवस्था 1854 के बाद कैसा रहेगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। मैं यहाँ पर इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि वुड का जो घोषणा पत्र था भारतीयों के लिए उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे और नया शिक्षा नीति या नया शिक्षा के बारे में घोषणाएं करवाने के लिए भारतीय लोग ब्रिटिश शासन पर दबाव डालता था, और इसी के दबाव के फलस्वरूप आपका हंटर कमीशन का गठन किया गया। और यही हंटर कमीशन 25 वर्षों से चले आ रहे वुड का घोषणा पत्र के अनुसार जो शिक्षण पद्धति थी, जो भारत का शिक्षा व्यवस्था था, इसको बदला। तो देखिए, इसे भारतीय लोग इसे बदलने की मांग कर रही थी। भारतीय शिक्षा नीति के पुनर्विचार के लिए लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। देखिए, जब भारत के लोग ये जो वुड का घोषणा पत्र के अनुसार भारत में शिक्षण व्यवस्था चल रही थी, इसे बदलने का मांग करने लगे कि ये जो घोषणा पत्र के अनुसार आपका शिक्षण व्यवस्था भारत में है, ये भारतीयों के लिए लाभकारी नहीं है, इसे बदला जाए। तो इस दबाव में आकर अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने एक भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। ये हंटर यहाँ देख रहे हैं, इसी हंटर के कारण इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन पड़ा है। तो हंटर कमीशन का कब लागू हुआ, कब गठन हुआ? 3 जनवरी 1882 को हंटर कमीशन का गठन हुआ। अब हंटर कमीशन ने क्या क्या सिफारिशें किया, इसके बारे में यहाँ पर बातें देखिए। हंटर आयोग ने वुड डिस्पैच के प्रावधानों तथा संपूर्ण कार्य अवधि का गहन अध्ययन किया। जब हंटर कमीशन की गठन किया गया, तो हंटर कमीशन ने सबसे पहले जो वुड डिस्पैच 1854 से चलाया रहा था, इसका
इसके जो प्रावधान थे और इनका जो संपूर्ण कार्यावधि है, क्या क्या हुआ, क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या हानि हुआ, इन सभी का गहन अध्ययन हंटर आयोग ने किया। हंटर आयोग ने जब वुड डिस्पैच के कार्यकाल का गहन अध्ययन किया तो उसके बाद उसने अपना अनुशंसा दिया। वो अनुशंसा क्या क्या था ये देखिए। प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उसके संचालन का कार्यभार नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों आदि स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा संपन्न हो। देखिए यहाँ पर हंटर आयोग ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए यह कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये हर जगह सुलभ नहीं है, हर जगह पहुंच नहीं है प्राथमिक शिक्षा का, इसलिए प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए और साथ ही साथ इसका संचालन स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए, जैसे नगर पालिका हो गया या जिला परिषद हो गया। इन स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के संचालन का जिम्मा दिया जाना चाहिए। हंटर आयोग ने अनुशंसा किया। माध्यमिक व उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन हो। ध्यान देंगे यहाँ पर केवल प्राथमिक शिक्षा का संचालन का कार्यभार आपको नगरपालिका या स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को देने के लिए बोला गया, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा इसको बोला कि उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्थाओं, ध्यान देंगे गैर सरकारी संस्थाओं को देने की बात कही गई। प्राथमिक शिक्षा किसको देना है? प्राथमिक शिक्षा का संचालन स्थानीय निकाय को, जिला परिषद को, लेकिन उच्च शिक्षा जो है 10वीं 12वीं या फिर कॉलेज की शिक्षा, इसको संचालन करने के लिए गैर सरकारी संस्था को देने का अनुशंसा किया गया था। आगे देखिए, सहायता अनुदान के नियम सरल हों, व्यवहारिक हों व उदार हों। जो सरकार के द्वारा विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाता था, वुड डिस्पैच में ये नियम सरल नहीं थे, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए कहा गया। व्यवहारिक, जो व्यवहार में हो सकता है, हम ऐसा नियम कह दें जो संभव नहीं है ऐसा नहीं, जो व्यवहारिक हो और उदार होना चाहिए। सहायता अनुदान के नियम से सभी शैक्षिक कर्मचारी व व्यक्ति अवगत हों। जो भी आपका सहायता अनुदान का नियम होगा, इस नियम को शैक्षिक कर्मचारियों को बता दिया जाए और उन शैक्षिक कर्मचारी व जो भी व्यक्ति शिक्षा से संबंधित हैं उन्हें अवगत कराया जाए, उन्हें बतलाया जाए। सहायता अनुदान निश्चित समय सीमा में व बिना किसी भेदभाव के वितरित हों। चूँकि ये सहायता अनुदान है, ये वेतन नहीं है, ध्यान देंगे, ये वेतन, शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, ये सहायता अनुदान दिया जा रहा है। तो सहायता अनुदान किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को मिला ही नहीं, ऐसा भी हो जा रहा था। तो आपका हंटर कमीशन ने अनुशंसा किया कि यह नियमित समय पर और बिना किसी भेदभाव का वितरित किया जाना चाहिए। विद्यालय के अध्यापकों के वेतन और छात्रवृत्तियां का समुचित व्यवस्था हो। जिन अध्यापकों को वेतन मिल रहा है, उन अध्यापकों को वेतन हमेशा सही समय पर दिया जाए और समुचित रूप से दिया जाए। विद्यालयों में आवश्यक भवन यानी कमरा, कक्षा का, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी हंटर कमीशन ने कहा
कि विद्यालय में इन सभी चीज़ों की व्यवस्था किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक नंबर लिखा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप PDF लेना चाहते हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं 521, 522, 23, 24 की, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। यहाँ पर आपको PDF मिलेगा। PDF का कुछ रेट है 25 रुपया एक कोर्स कोड का। आपको 25 रुपये में एक कोर्स का PDF मिल जाएगा। आप इस पर मैसेज करेंगे इस नंबर पर। अब प्राथमिक शिक्षा से संबंधित और क्या संस्कृतियाँ था, इसको ध्यान देंगे। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं अथवा प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट संस्कृतियों में से एक था। ध्यान देंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं या जो उसकी मातृभाषा है, उस मातृभाषा उसके प्रांतीय भाषा के अनुसार होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी व जीवन के मूल्यों के अनुरूप हो। जो भी आप शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, यह शिक्षा व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए, उसके जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाएं। सरकार को ऐसे काम करें जहां पर प्राथमिक शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो और व्यवस्था हो। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए ताकि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अर्थात ऐसा नहीं पढ़ लिख करके बेरोजगार, पढ़ा लिखा खूब लेकिन बेरोजगार, न हल चला सकता है न वो नौकरी कर सकता है। ऐसा नहीं हो। ऐसा हो कि पढ़ने के बाद उसे कहीं न कहीं जॉब मिले, अपना कोई हुनर सीख सके, कोई काम कर सके। शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। अब हम लोग देखेंगे प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम के निर्धारण व निर्माण हेतु प्रांतीय सरकारों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। जो भी प्रांतीय सरकार उस समय हुआ करती थी, इन प्रांतीय सरकारों को स्वतंत्रता दे दी गई, उसको आज़ादी दे दी गई कि आप किसी भी तरह का अपना पाठ्यक्रम बना सकते हैं जो आपके प्रदेश के लिए, जो आपके यहाँ के लिए उपयोगी होगा, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। ऐसा पाठ्यक्रम आप अपने प्रांत के लिए, अपने राज्य के लिए बनाएं। प्राथमिक शिक्षा प्रांतीय भाषा, व्यवहार और समाज के अनुरूप हो। जो भी प्रांतीय शिक्षा होगा वो प्रांतीय भाषा के अनुरूप होगा, प्रांतीय व्यवहार के अनुरूप होगा और प्रांतीय जो वहाँ का समाज है उस समाज के अनुसार होनी चाहिए। अन्य विषयों में सामान्य विज्ञान, गणित, कृषि, प्राथमिक चिकित्सा, बही खाता, भौतिक विज्ञान इत्यादि विषयों के सामान्य ज्ञान को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। सामान्य विज्ञान पढ़ाना है, गणित को पढ़ाना है, कृषि को पढ़ाना है, प्राथमिक चिकित्सा को पढ़ाना है, बही खाता को पढ़ाना है, भौतिक विज्ञान को पढ़ाना है। ये सभी को आपका पढ़ाई में सम्मिलित करने वाला विषय है। ये हंटर कमीशन ने बताया था। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहारिक शिक्षा जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, पशुपालन की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग पढ़ करके जब स्कूल से निकलें तो इन सभी चीज़ों में अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि आपको ये PDF अच्छा लगा हो तो PDF मंगाने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में एक सब्जेक्ट का। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मेरे साथ बने रहिए। आपका तैयारी यहाँ पूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से करवाया जाएगा।